डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में अपन आरपीएससी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंड ग्रेड साइंस का जो पेपर 29 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसमें अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और केमिस्ट्री का पार्ट 3 तक अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन आज अपन पार्ट 4 में अपन कंप्लीट कर लेंगे पेपर को, और जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे इस पेपर में अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ सकते हैं, और अगला पेपर कौन सा डिस्कस करना है वो भी बताएं, जिससे क्या है कि अपन आगे आने वाले पेपर केमिस्ट्री के जो भी पेपर आने वाले आरपीएससी में केमिस्ट्री के जो भी पेपर है उनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और 100% आपको उसी बेसिस पे पेपर्स उसी बेसिस के क्वेश्चंस मिलेंगे। और अपन एनसीईआरटी के भी अपन एनसीईआरटी के साथ में अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलो अपन अपना पहला क्वेश्चन जो है, जैसे 32 तक अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना 33 वाला क्वेश्चन है। जो 33 वाला जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट, ईच सब यूनिट कंप्रेज पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स हीम। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? हीम। विच कंटेन, ये पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं पता आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस है या नहीं है। ये जनरली बायो इनऑर्गेनिक के टॉपिक का है, जो बीएससी में बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक में बीएससी थर्ड ईयर की जो बुक है, बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में आई थिंक 10+2 मेंशन कर रखा है, और इस बार बीएससी के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे अपने, मैक्सिमम 90% प्लस जो क्वेश्चन थे आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, और मैक्सिमम 70%, मैक्सिमम 90% और 70% तो डायरेक्ट उठाए हुए थे। कुछ इंटेक्स्ट से, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बीच में लाइन में से। कुछ क्वेश्चन थे जो सॉल्व करवाए गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी थे, न्यूमेरिकल भी अच्छे क्वेश्चन थे, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम भी लगा। अपन ने सॉल्व भी करे, आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम भी ले रहा था। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, न्यूमेरिकल भी। तो आपको न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे ये पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हीमोग्लोबिन की 4 उपग्रह से बना है, प्रत्येक उपग्रह में एक पोरफायरिन संकुल हीम शामिल है, जिसमें ये पूछ रहा है कि जैसे ये वाला हीमोग्लोबिन के, मैंने नेक्स्ट कॉपी करिए नेट से। तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो इसमें है ना, जैसे आयरन है, आयरन +2, ये बोल रहा है कि कितने नाइट्रोजन से कंटेंट है। तो आप देखो यहाँ पे ये पोरफायरिन रिंग है, NNN, ये वाला जो है 4 नाइट्रोजन से कंटेंट है। ये बोल रहा है आयरन +3, तो आयरन +3 की तो कहीं बात ही नहीं होनी है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। ये वाला आयरन थी वाला कट गया। तो इसमें क्या आयरन +2 में रहता, +2 में रहता है, Fe +2 में है। तो आयरन +2 वाला ये वजह, आयरन +2 बॉन्डेड 2 नाइट्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। ये तो आप खुद स्ट्रक्चर को देखो एक बार, स्ट्रक्चर में क्या मेंशन कर रखा है। आयरन जो है जो किससे अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। कितने नाइट्रोजन से अटैच है तो आप खुद देखिए। तो आपको पोरफायरिन की स्ट्रक्चर आपको याद करनी हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको पूछे कि जैसे ये वाली, जैसे आयरन, ये जैसे 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, तो ये वाला अपना 3rd ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है कि जैसे इसमें जो ये रिंग है पोरफायरिन वाली, तो ये कितने मेंबर्ड है? जैसे 1 2 3 4 रिंग है, 5 मेंबर्ड है, और 6, ये वजह से ये 6 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड भी 4 रिंग है, और 5 मेंबर्ड, ये जैसे 5 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो हो सकता है कि 5 मेंबर्ड कितनी रिंग है? 4 रिंग, 5 मेंबर्ड, 4 रिंग, 6 मेंबर्ड। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है। तो आपको इस पोरफायरिन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद करना है। तो आयरन +2 में 4 नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 नंबर। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अपने को क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन नंबर, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी आपको क्या दे रखा है इन्होंने। सबसे पहली बात अपने को न्यूमेरिकल में एक चीज़ अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले ये लिखना है कि दे क्या रखा है। रेट कांस्टेंट दे रखा है 1.54 × 10⁻³ पर सेकेंड। ये अपने को रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट दे रखा है, और किसका दे रखा है उन्होंने? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है हाफ लाइफ पीरियड। तो
हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ की बात करें, टी हाफ पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, टी हाफ निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला जो होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, अपने को रेट कांस्टेंट के ये दे रखा 1.54 1.54 ये अपने को क्या रेट कांस्टेंट के दे रखा है। तो जनरल सा सिंपल सा बहुत न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको क्या करना है, ये वाली ये जो अपने को वैल्यू है ये डायरेक्ट पुट करनी है और सिंपल सा आपको डिवाइडेशन करना है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई कि 1.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर सेकेंड। तो आपको ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व अपन करके बता देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ 0.693, तो आरपीएससी हमेशा सिंपल सी न्यूमेरिकल करवाता है, सिंपल सी गणित आपको आनी चाहिए। जैसे इसमें बड़ा कोई महाभारत नहीं है, तो ये वाला जैसे हो गया तो इसमें 1.54, तो ये 10 के पावर माइनस 3 कितना हो गया, तो ये हो गया 1000। 10 के पावर 1000, तो इसको ऊपर जाएगा तो माइनस का ऊपर जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 10 की पावर प्लस 3, 10 की पावर प्लस 3 को आप जैसे 10 की पावर प्लस 3 को आप 1000 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप 1000 लिख दो, आप 1000 लिख दो। तो ये वाला हटाओगे तो ये 30 गए, तो ये 693/1.54, तो इसको आप 1.54 693 में 1.54 का भाग दोगे तो लगभग 450 सेकेंड आपका आंसर आएगा। और ये वाला किस में मिल रहा है 450, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन में मिल रहा था, अपना इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपको आने वाले एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके को आप अच्छे से सॉल्व करें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 नंबर। ये वाला क्वेश्चन जो है अपना सिंपल सा क्वेश्चन, उन्होंने भी इस बार पूछा है कि मैच कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड ये मैच करवा रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पहले भी आया है हाइब्रिडाइजेशन के, इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कंपाउंड दे रखा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ये बोला जिनॉन XE, तो इसमें 8/2 इक्वल टू 4 में आ गया sp3 है, तो 3 - 1 यानी कि 3 बॉन्ड पेयर आ गए, 1 लोन पेयर है। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपनी होगी XeO3 की, जो स्ट्रक्चर अपनी होने वाली है XeO3, 3 बॉन्ड पेयर था XE, ये अपनी पैरामिडल स्ट्रक्चर होने वाली है, ये वाले हो गए। और XeO3 पैरामिडल स्ट्रक्चर कहाँ पे, पैरामिडल कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, इसमें पैरामिडल फर्स्ट का आ रहा है D, तो फर्स्ट का D आपका एक ही ऑप्शन है। तो आप पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन मैचिंग वाला था, उसमें भी एक ऑप्शन को सॉल्व करते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, तो ये वाला भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन A में D एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप इसको कर सकते हो। जैसे XeOF4 ये वाला है, तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो गया 6 यानी sp3d2। तो ये वाला है, जैसे अगर देखें तो इसमें कितने हो गए, 6 आ रहा है, 6 में -4, 6 - 4 यानी कि 2 लोन पेयर आने वाले इसमें, और 4 क्या है बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे 6 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 6 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो आपने क्या बनेगी इसकी, नहीं ये 6 बॉन्ड पेयर नहीं होएगा, 4 + 1 5 यानी कि 5 - 6 - 5, सॉरी अपन सिली मिस्टेक, हमेशा इन चीज़ सिली मिस्टेक्स का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो ये वाला वापस से अपन करते हैं, ये गलती हो गई यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
सिली मिस्टेक ना करें। तो वैसे एक ऑप्शन तो अपना ऑप्शन तो 4 ही सही है, तो इसको ये वाले भी ऑप्शन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इसका हो गया 6 आ रहा है, तो 6 माइनस 5 बॉन्ड पेयर है, तो कितना बच गया 1 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर आपके आगे 5 और लोन पेयर आ गया लोन पेयर 1। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपनी होगी स्क्वायर पायरामिडल। तो स्क्वायर पायरामिडल जो है अपनी स्क्वायर पायरामिडल ये होने वाली है जो XeF6। ये वाली अपनी स्ट्रक्चर कौन सी मैच होएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर है। XeF2 इसमें भी लोन पेयर है। तो सारे इन्होंने जो पूछे सारे एग्जाम्पल उन्होंने विथ लोन पेयर दिए, विथ लोन पेयर सारे एग्जाम्पल दिए। तो इनको अच्छे से सॉल्व करना। हो सकता है कि अगले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एक एक पूछ लिया जाएगा XeO4 की बताओ स्ट्रक्चर कौन सी है। तो इन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान रखें और हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करें। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकालेंगे तो ये वाला कार्बोकेटन बनेगा, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटन ये स्टेबल बनेगा। ये वाला जैसे यहाँ पे Cl निकालेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटन ये भी स्टेबल बनेगा। यहाँ पे ये अपन यहाँ निकालेंगे ये वाला, तो ये वाला जो है एलाइलिक कार्बोकेटन है, एलाइलिक 2 डिग्री। और ये वाला बेंजाइलिक, ये वाला कौन सा कार्बोकेटन है, विनाइलिक कार्बोकेटन है। तो ये वाला स्टेबल नहीं होगा, ना ही अपने Cl को छोड़ेगा। और या जैसे इसके पास में डबल बॉन्ड विनाइलिक कार्बोकेटन, तो ये वाला Cl आसानी से देगा, तो ये वाला PPT नहीं देगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स। अगला क्वेश्चन क्या है अपना पूछ रखा है फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है 3n-6 जो अपने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लीनियर के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। तो 3n-6 n क्या होता है अपना नंबर ऑफ एटम। 3 इंटू 3 माइनस 6 यानी 3 इंटू 9, 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो अपना 3 वाला ऑप्शन सही होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला द सेल पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द गिवन सेल विल बी। सेल पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसको इसमें भी बहुत अच्छी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया उन्होंने और अच्छे लेवल का भी पूछा है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे ये लगेगा CR+3 0.1 m कंसंट्रेशन, Fe+2 0.01 m Fe। ये वाला है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है जो अपना हमेशा आपको पता है एनोडिक कंपार्टमेंट गिना जाता है। राइट वाला कैथोडिक कंपार्टमेंट में गिना जाता है। लेफ्ट वाला एनोडिक, राइट वाला कैथोडिक। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा LON। लेफ्ट एनोड होगा और ऑक्सीडेशन होगा, और राइट वाला कैथोडिक उसका जो रिडक्शन होगा। तो ये आपको अच्छे से पता है। तो ये वाला एनोडिक कंपार्टमेंट है क्रोमियम वाला, क्रोमियम से क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और Fe+2 वाला Fe में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये वाला इसमें ये पूछ रहा है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट ये अपने को क्या पूछे, इसका सेल पोटेंशियल पूछ रहा है अपने को। ये अपने को क्या करना है, सेल पोटेंशियल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, सेल पोटेंशियल अपने को पूछ रहा है। तो अपन को क्या करना है, एनोडिक कंपार्टमेंट में एनोड में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एनोडिक में क्रोमियम से किस में जा रहा है, क्रोमियम +3। लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे क्रोमियम का, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम +3 में, यानी कि क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है इधर आयरन+2 का क्या हो रहा है, आयरन+2 किस में जा रहा है, आयरन में। तो आयरन+2 इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो अपने को अब ये वाली रिएक्शन अपने को बैलेंस करना है कि कितने क्या है। ये क्रोमियम 3+ है, तो 3 का तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 एंड 3 आयरन आएगा। और आयरन है यहाँ पे क्रोमियम, ये +2 क्रोमियम, तो ये आएगा 2 क्रोमियम, 2 Cr से 2 Cr +3 और आयरन 3Fe +3 3Fe+2। तो ये वाली अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया 3 × n = टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया आदान प्रदान। ये देखो यहाँ पे 3 +
3 इंटू 2 6, ये वाला हो गया, यानी कि ये हो रहा है 2 से 3 में आयरन प्लस 2 3 से 3, यानी कि 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। तो अपन नेक्स्ट की पेज भी इसको सॉल्व करते हैं, तो एक पेज पे अपना इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, होम पे न्यू स्लाइड। तो अपन ने क्या करा, टोटल इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एन कितने आ गए, 6। ठीक है, बैलेंस करके अपन ने देख लिया। अपन को अब क्या करना है, ई सेल पोटेंशियल निकाल कर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या था, क्रोमियम प्लस 3 की पावर 2 और अपन रिएक्टेंट Fe प्लस 2 की पावर 3। बाकी जैसे ये वाला है, जैसे बाकी ये जैसे सॉलिड फॉर्म ओनली क्रोमियम है तो इसका अपन 0 लेते हैं, ये वाला लेंगे प्लस 2 वाला, ये वाला जो इसका आयरन ये भी 0 लेंगे। अपने को नर्नेस्ट इक्वेशन जो इसकी बना ली अपन, एक नर्नेस्ट इक्वेशन बना ली, उसको अपन नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ये नर्नेस्ट इक्वेशन से अपना इक्वेशन सेल पोटेंशियल सॉल्व होगा। ई नेट ई सेल अपने को पूछ रहे हैं, ई नॉट सेल अपने को रिएक्शन में दे रखा है, ई नॉट सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड अपने को दे रखा है, यहाँ पे आप देखो रिएक्शन में ई कैथोड यहाँ पे ये दे रखा है, लेफ्ट एनोड ऑक्सीजन, राइट वाला कैथोड, ये वाला दे रखा है। तो अपने को कितना दे रखा है, कैथोड अपना ई कैथोड 0.44 माइनस ई एनोड की वैल्यू माइनस 0.74, तो ये हो जाएगा -0.44, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 0.74। तो ओवरऑल आ जाएगा अपना प्लस का 0.30, ये अपना आगे वैल्यू ई नॉट सेल की क्या आई वैल्यू 0.30। तो ये वाली वैल्यू अपने को इसमें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.30 माइनस 0.5091, जो एन की वैल्यू अपनी कितनी आ गई थी यहाँ पे, क्रोमियम प्लस 2 से कितने में गया, प्लस 3 में। तो उसको अपन ने बैलेंस करा तो कितने टोटल ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, क्रोमियम से क्लोरीमियम प्लस 3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और आयरन प्लस 2 कितने में जा रहा है, आयरन में जा रहा है। तो ये वाला 3 आयरन अपन बैलेंस अपन ने करके देखा इस इक्वेशन को, भाई आयरन 3 का 3 में गया तो ये हो गया 3 एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू आ गई अपनी 6। आप भी अच्छे से सॉल्व करके देखें, फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो जरूर बेझिझक पूछिएगा। 0.591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू आ गई 6 लॉग, और अपने को क्रोमियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे इक्वेशन में। क्रोमियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन कितनी, क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम जी माइनस ये क्रोमियम की 0.1 या अच्छा कंडीशन यहाँ पे देखिए, क्रोमियम की दे रखी 0.1 और आयरन की दे रखी 0.01 m। चलो ठीक है, आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट कीजिए। क्रोमियम की दे रखी है क्रोमियम की कितनी दे रखी है 0.1 ऊपर 2, और आयरन की दे रखी है 0.01 की पावर 3। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब जैसे अपन सॉल्व करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 यहाँ पे 0.059 आएगा, 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग 0.1 इंटू 0.1। स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हुए चलें, क्योंकि फिर क्या उसमें गलती होने के बहुत कम चांस रहते हैं, जिससे क्या है कि आपके क्वेश्चन सही होने का पूरे चांस रहते हैं। हल्का सा भी अगर इधर मिस्टेक हुआ, फिर आपकी जैसे इसको अपन सॉल्व करें 0.1, इसको अपन जैसे 0.1 का 0.1 से गुणा करेंगे 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 0.1 इसको अगर अपन करेंगे तो 0.01 तो इसका हो गया 10 की पावर -2। इसको अपन ये भी 10 की पावर -2, ये भी 10 की पावर, तो 10 की पावर माइनस कितना हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया 0.01, 10 की पावर -6। ये अगर पावर अपने ऊपर इसको सॉल्व करा दो,
यहाँ इसको सॉल्व करा तो ये 0.01 -6 है, तो 10 की पावर कितना आ गया, ऊपर आएगा तो प्लस की 6 आ जाएगा, 10 की पावर +6। अब इस पूरी टर्म को अपन ने सॉल्व करा, यहाँ से लेके ये वाली, ये जो लॉग ये वाले तो इसकी कितनी आ गई 0.01 इंटू 10 की पावर 6, मतलब ये वाली जो लॉग वाली वैल्यू ये अपनी आ गई 0.0 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको अपन ने सॉल्व करता है। यहाँ पे अब जैसे देखें ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591/6 लॉग 0.01 इंटू 10 की पावर -6, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको भी अगर अपन आगे सॉल्व करें, जैसे 0.01 इंटू 10 की पावर -6 है, तो इसको अगर करें तो ये 10 की पावर -2 हो गया, और 10 की पावर ये तो प्लस का 6 था ना अपना, ऊपर जाते ऊपर नीचे -6 ऊपर जाके प्लस का 6 हो गया था, तो ये हो गया अपना 10 की पावर +6। तो ये वाला करेंगे तो 10 की पावर 4 बचेगा, ठीक है। log 10 की पावर 4 कितना, तो 4 log 10 की वैल्यू 1 होती थी, ये 4 बच गया। तो यहाँ पे अपना 0.30 माइनस 0.5091/6 log 4 log 10, तो ले इसको log को सॉल्व करेंगे तो 4 log 10, तो ये आएगा इंटू 4, तो ये हो गया 0.0591 डिवाइड बाई 6। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बार, और इस पे भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, सॉरी, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो अपना कहाँ तक अपन पहुँच गए थे, 0.30 माइनस 0.0591/6 log 10 की पावर 4। तो log 10 की पावर 4, तो इसको log 4 log 10, तो ये हो गया 4 log 10 की वैल्यू आप सबको पता है, log 10 इजिकल टू हो गया 1, तो ये हो गया 4 log 4। तो ई सेल इजिकल टू -0.0591 डिवाइड बाई 6 log 10, ये हो गया इंटू 4। तो इसको मोटा मोटी 0.059 को अपन 0.6 लिख लो, मोटा मोटी 6, और डिवाइड बाई 6 इंटू 4। तो इसको अगर आप काटोगे 0.6 से 6 काट दो, तो क्या बच गया 0.00 सॉरी ये 6 से 6 कट गया, तो 0.01 माइनस तो था ही इंटू 4। तो आप इसको करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 04, और किस में से ये आ गया, ये पीछे रह गया 0.30 माइनस 0.04। तो अगर इसको माइनस आप करोगे तो 0 पॉइंट कितना बचेगा 26। ये वाला इतना आंसर आ रहा है, ये वाला अपना कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आप चेक करो एक बार, बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार। 0.026 ये रहा 4th ऑप्शन, इसने तो पूरी वो करवा दी मेहनत। इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा होगा आप सोचो। तो इन क्वेश्चन ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप अगर टाइम बच रहा है आपके पास तो इनको सॉल्व करें, अन्यथा आप इनको स्किप करने की कोशिश करें। नहीं तो ये वाला अगर इस क्वेश्चन के अगर भरोसे बैठ गए तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन रह जाएंगे पीछे। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करें, ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करने हैं। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है। 1 ऑन हाइड्रोलाइसिस 1 मोल ऑफ माल्टोज 2 मोल ऑफ डी ग्लूकोज आर ऑब्टेन। these two ग्लूकोज यूनिट आर लिंक टुगेदर थ्रू अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपको अच्छे से पता है कि माल्टोज की स्ट्रक्चर या ग्लूकोज माल्टोज जिसकी भी स्ट्रक्चर लेंगे अपन, ये वाला ये पूछ रखा है अपना, ये पूछ रखा था अनदर ग्लाइकोसाइड माल्टोज इज कंपेयर टू अप टू अल्फा डी ग्लूकोज इन विच C1 ऑफ ग्लूकोज एंड लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। यानी कि C1 से C1 का, C4 से C1 C4 लिंकेज होता है, एक का C1 से लिंकेज होगा, दूसरे का C4। तो ये वाला ऑप्शन अपना ऑप्शन कौन सा आएगा C1 तो 4th ऑप्शन सी आएगा। तो ये वाला आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ था, आप इसको अच्छे से करके जाएँ। ग्लूकोज फ्रैक्टोज गैलेक्टोज माल्टोज बहुत सारी स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में, इनको आप अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपके कार्बोहाइड्रेट वाली का चैप्टर है अगर, तो उसमें 100% ये क्वेश्चन पूछेगा माल्टोज वाला। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ई एन इफेक्टिव इक्विलिब्रियम ऑफ सेंट्रल एटम नॉट सेम। ये वाला ई एन किसमें सेम नहीं है, ई एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, ई एन किसमें सेम नहीं है। तो जैसे NiCO4 NiCN4, ये Ni किसमें 0 है और इसमें Ni+2 में। इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में निकल एक में 0 है, एक में +2 है। चार्ज आप पहले सबसे पहले आपको अगर EN अगर की बात करें तो आप सबसे पहले चार्ज को देखो, क्या आपको चेक करना है चार्ज सेम होगा तो EN भी सेम होगा। चलो अपन देखते हैं EN सेम है कि नहीं है। इसमें क्या क्रोमियम +3, यहाँ पे क्रोमियम +3 है तो सेम हो गया। CN6 इसमें आयरन, ये आयरन +3 यहाँ पे भी है, आयरन +3 यहाँ पे भी है, Ni0 यहाँ पे, ये Fe+3 तो ये वाला थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निकल में एक में 0 है, निकल में एक में +2 है, तो ये इसमें क्या चार्ज सेम नहीं है तो EN भी सेम नहीं होगा। नॉट सेम ही तो पूछा है अपने को। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द पॉजिटिवली चार्ज सोल। ये वाला अपना क्वेश्चन जो है सरफेस केमिस्ट्री का डायरेक्ट सरफेस से उठाया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री में जो टेबल दे रखी वहाँ से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। और आपको जो भी एनसीईआरटी में जहाँ भी एनसीईआरटी में अगर आपको टेबल मेंशन कर रखी है तो आपको 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि एक एग्जामिनर आपको टेबल से ही क्वेश्चन उठा के पूछे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको टेबल तो छोड़नी ही नहीं। एनसीईआरटी में जो भी टेबल्स दे रखी है आपको उसको करके ही जाना है अगर आप, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपना मैंने जो आप क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपने उसमें देखा भी होगा एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ रही है। और आगे पे अपन ऐसे ही पेपर सॉल्व करते हुए चलेंगे, अपन देखेंगे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन को आप और अच्छे से करके जाएँ। ये लिखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्व वाले ये एग्जाम्पल है, नेगेटिव वाले ये हैं। पहले भी कौन सा एग्जाम उसमें एक क्वेश्चन से पूछ रखा था, जैसे ये हीमोग्लोबिन, जैसे अपना ये किस में पूछा है पॉजिटिव में कौन सा रहा, हीमोग्लोबिन वाला ऑप्शन सही होगा अपना, दैट्स ऑल। उसके बाद जैसे ब्लू डाई वाले जो भी मिथाइलिन ब्लू सोल, ये हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, ये सारे पॉजिटिव सोल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, कार्बोक्रोमियम ऑक्साइड के, आयरन के ऑक्साइड के, और ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का सोल, मतलब ऑक्साइड सारे, ब्लू डाई और हीमोग्लोबिन ये वाले सारे पॉजिटिव सोल है। तो आपको क्या याद रखना है एज ए ट्रिक के तौर पे आप ये से ले सकते हो कि एक ऑक्साइड वाले, ऑक्साइड किस के, आयरन के, एल्यूमिनियम का और क्रोमियम का और टाइटेनियम का, बस ये वाले सारे ऑक्साइड है। और बाकी इसका ब्लू डाई और मिथाइलिन ब्लू सोल, तो ये आपको याद रखना है। मतलब 1 2 3 वाले एग्जाम्पल पॉजिटिव सोल के, बाकी जो बच के वो नेगेटिव सोल के। या तो आप पॉजिटिव को याद करो, आप नेगेटिव याद करो, पॉजिटिव याद करोगे नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जो बाकी बचे हुए ये सारे क्या है नेगेटिव सोल के एग्जाम्पल, H2S3 गम जिलेटिन। तो मेरे अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव को याद रखो, नेगेटिव आपका अपने आप हो जाएगा। जैसे सारे ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड ले लो, क्रोमियम के, एल्यूमिनियम के और आयरन के, ब्लू डाई स्टफ, मिथाइलिन ब्लू और हीमोग्लोबिन और टाइटेनियम ऑक्साइड, बस। चलो बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 42। ये वाला आरपीएससी का पैट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही आता है। MOTC2 मॉलिक्यूल के कितने बॉन्ड होते हैं, सब साथ देख के एक सिग्मा एक पाई, ये वाला टिक कर देते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन सरासर, ये वाला ऑप्शन एक सिग्मा पाई नहीं होने वाला। C2 क्या है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में एक टेबल मेंशन कर रखी है, उस टेबल से उठाया हुआ है, और यहाँ उसमें एक लाइन भी लिख रखी है, C2H पासिस बहुत पाई बॉन्ड। C2 में जो भी बॉन्ड होंगे दोनों तो पाई बॉन्ड है। ये वाला आपको क्वेश्चन 2 इसमें क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा 2 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन सही होगा, न कि एक सिग्मा एक पाई। ये उसमें एनसीईआरटी की टेबल दे रही, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दे रही है, आप उसको अच्छे से देखें। जहाँ से मैंने ये उठाया है उसके अगले पेज पे दे रखी है टेबल, उसको आप बहुत अच्छे से करके जाएं। अभी एक केमिस्ट का हुआ था एग्ज़ाम, केमिस्ट आर्चीव्स केमिस्ट आर्चीव्स डिपार्टमेंट का, उसमें ये डायरेक्ट यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन भी चेंज नहीं करा। उससे जस्ट पहले AP का पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का, उसमें भी ये डायरेक्ट यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन भी चेंज नहीं करा। और उससे पहले भी 3 to 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आ रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, और इस टेबल में से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो इस टेबल को भी हल्के में ना लें।